अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम लेकर आई हुई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छे उत्पादन हेतु गेंदे की फसल में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंध हैं। कम लागत में कैसे करें बटन मशरूम का सफल उत्पादन। अपने प्रदेश में बहुत सारे किसान भाई गेंदा फूल की खेती करते हैं और गेंदे की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है। जब इस विषय पर हमारे संवाददाता ने कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक ब्रजेश पांडे से प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब कुछ इस प्रकार से दिए। सर नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो किसान अभी गेंदे की फूल की खेती कर रहे हैं और वह अभी जो पौधरोपण कर चुके हैं, तो अच्छे फूल की उत्पादन हेतु इस समय क्या क्या उनको पौधों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनका उत्पादन अच्छा मिले। जो किसान भाई गेंदे के पौध का रोपण पहले से कर चुके हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उन्हें रोपण के बाद लगभग 30 दिन बाद जो है पौधों को एक बार नाइट्रोजन फिर से आपूर्ति करनी होती है। जिन किसान भाइयों ने रोपण किया होगा और खेती करते हैं वो जानते होंगे कि गेंदे के फूल के लिए 200 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। तो जिसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा को रोपाई के समय प्रयोग करते हैं, बाकी आधी मात्रा का जो है रोपाई के 30 दिन बाद प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, गेंदा की फसल में खरपतवार काफी क्षति पहुंचाते हैं, इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 20 से 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए और पौधों के तनों के पास मिट्टी चढ़ानी चाहिए। पौधों के तनों के पास मिट्टी चढ़ाने से एक तो पौधों को सहारा मिलता है, दूसरा मिट्टी में हवा संचार बढ़ने से पौधों की जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, फसल में अधिक शाखाएं निकलें, इसके लिए जरूरी है कि पौधों की ऊपरी कलिका तोड़ दी जाए। इससे अधिक शाखाएं निकलती हैं और पुष्पन भी अधिक होता है। ये अभी जो सर ठंड का समय चल रहा है, तो जो गेंदा का फूल है उसमें नमी कितना महत्वपूर्ण है, सिंचाई कब कब करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दें। हालांकि गेंदा में 10 दिन तक सूखा सहन करने की क्षमता रहती है, फिर भी जाड़े के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देने से पौधे अच्छे रहेंगे और पुष्प उत्पादन अच्छा होगा। सर एक जानकारी दिया जाए, गेंदे के फूल में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उसके बचाव के लिए हम क्या क्या किसान ध्यान देंगे। गेंदे के फूल में मुख्यतः एक जो होता है पौध गलन की बीमारी आती है,
जिसमें देखेंगे आप पौधे के शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, ये काली होके गल जाती हैं। इसे बचाने के लिए हमें पौधों को उसमें बेवेस्टिन जो कार्बेंडाजिम 50% दवा होती है, उसको 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर उसका पौधे पर और जो भाग प्रभावित हैं उनमें छिड़काव करने से इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है, इस बीमारी को रोका जा सकता है। सर अंत में एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि गेंदा का जो फूल है इसमें कौन कौन सा कीट और व्याधि लगता है और उसकी बचाव कैसे करें? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेंदे के कीट में जो है कई सारे कीट लगते हैं, जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक मकड़ी लगती है, जो क्या करती है कि पौधों पे लाल मकड़ी होती है जो पौधों पे जाला बना देती है और धीरे धीरे पौधे के पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं और पौध खराब हो जाता है और पुष्प उत्पादन प्रभावित होता है। इससे बचने के लिए डाइकोफॉल का छिड़काव पौधों पे करना चाहिए और 1 ml डाइकोफॉल प्रति लीटर पानी मिला के उसका छिड़काव करना चाहिए। फिर छिड़काव करने से इस कीट का प्रभावी रोकथाम किया जा सकता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। कम लागत में कैसे करें बटन मशरूम का सफल उत्पादन? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। तो आज के समय में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है और ऐसे में किसानों को कम भूमि से अधिक आय कमाने के लिए परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करने की जरूरत है। तो किसान भाइयों, आपके लिए मशरूम का उत्पादन कम लागत में सबसे अच्छा कार्य है और इस समय बटन मशरूम उत्पादन के लिए उचित समय भी है। यदि आप बटन मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो इस विषय पर तकनीकी जानकारी के लिए आपको मिलवाते हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर अरुण कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं ये ऐसी खेती के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ जो कि कम लागत में और कम जगह पे आप इसको उत्पादन कर सकते हैं। देख रहे हैं दिन पे दिन जो है जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी कृषि जोत छोटा होता जा रहा है। इसमें जो है हम अधिक सब्जी उगा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें ऐसी खेती करनी है जिससे कम जगह और कम लागत में अच्छी उत्पादन मिल सके। और ऐसी खेती में मशरूम उत्पादन से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। मशरूम कई प्रकार के होते हैं जिसे अलग अलग मौसम में उगाया जाता है, जिसे बहुत ही कम लागत में उगाया जा सकता है और यह समय बटन मशरूम उत्पादन के लिए उचित है। मशरूम की खेती करने के लिए आपको बंद कमरे की आवश्यकता होती है, हम उसको बाहर नहीं करते हैं। बंद कमरे में खेती करने के लिए इस जैसे आप झोपड़ी हुआ, आपका बंद कमरा हुआ, उसमें आप खेती कर सकते हैं और आप सीजन में इसको भी खेती कर सकें। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अल्प लागत में इसकी खेती कैसे करें। जैसे मशरूम की खेती करने के लिए आपके पास जो भी कृषि अवशेष हैं उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे कृषि अवशेष हुआ आपका गेहूं का भूसा, धान का पुआल, इसको आप इसमें आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। इन सब में आपको करना क्या है, जब भी बटन मशरूम की खेती करें, 1 टन अगर आपको जो है कंपोस्ट बनानी है, उसमें आपको जो है डालना होता है 100 किलो गेहूं का चोकर, 600 किलो मुर्गी की खाद, 50 किलो जिप्सम और 10 से 12 किलो यूरिया ये डालते हैं। डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ढेर बनाएं। आपका जो है जो भी ढेर बनाएं, ढेर की साइज़ इतना ध्यान रखें आप की जो है कि 1.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा हो, ताकि उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया हो सके। इसको मिलाने के बाद अच्छी तरह से लगभग 3-4 दिन पे पलटाई करते रहते हैं। देखेंगे आप कि
कि पूर्ण रूप से कंपोस्ट 28 से 30 दिन में ये कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इसमें अमोनिया की गंध नहीं रहती है, कंपोस्ट पूर्ण रूप से भुरभुरी हो जाती है। इसका पीएच मान 7.5 से 10.8 रहता है, तब जाके ये कंपोस्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। फिर इसमें आपको 1 क्विंटल कंपोस्ट में 750 ग्राम स्पान डालते हैं। मशरूम के बीज को हम स्पान बोलते हैं। स्पान को डालते हैं, डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसको पॉलीथीन की थैलियों में 10 किलो पॉलीथीन की थैलियों में रख देते हैं। रखने के बाद बंद कमरे में, जहां आपने जैसे झोपड़ी बना रखा है या कमरा बना रखा है, उसमें आप अच्छी तरह से उसको रख देते हैं। रखने के बाद 10 या 12 दिन के बाद देखेंगे उसमें मशरूम का फफूंद जो है फैल जाता है। जब फैल जाए पूर्ण रूप से मकड़ी के जाले की तरह हो जाए, तो उसमें हम केसीन सॉइल डालते हैं। केसीन सॉइल एक आवरण मृदा होती है जिसमें 3 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 भाग बागीचे की मिट्टी को मिक्स करके फार्मेलिन से 70 से 72 घंटे तक ट्रीट करके उपचार करके उसमें रखते हैं। रखने के बाद उसको निकालते हैं। फिर जब आपका फफूंदी फैल जाती है तब केसीन 1.5 से 2 इंच तक डालते हैं। डालने के 1 दिन के बाद उस पर आप स्प्रेयर मशीन से साफ पानी का स्प्रे करते रहते हैं ताकि हमारी केसीन भीगी रहे, बाकी हमारा केसीन कंपोस्ट न भीगे। देखेंगे केसीन के 10 या 12 दिन के बाद उसमें मशरूम के थोड़े थोड़े पिन हेड्स दिखेंगे और उसके 4 या 5 दिन के बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। लगभग 20 से 25 ग्राम का अगर मशरूम हो जाए, उसको हम घुमा के ऐंठ के तोड़ लेते हैं। यह ध्यान देते हैं कि मशरूम को खुलने से पहले तोड़ते हैं, क्योंकि अगर खुलने से पहले आप नहीं तोड़ेंगे तो उसका मार्केट में रेट नहीं मिलेगा। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखे होंगे कि मशरूम वर्ष भर भी बाज़ार में मिलता है, लेकिन ये जो है मशरूम आप सीज़न में करें। सीज़न में करने से आपकी लागत कम आएगी, क्योंकि आपको कंट्रोल यूनिट में आपको अलग से बिजली का खर्च, एसी का खर्च नहीं लगाना है। इसलिए आप सीज़न में मशरूम करें, कम लागत के लिए में बहुत ही अच्छा है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके पास कमरे नहीं हैं तो आप झोपड़ी बनाइए। झोपड़ी बनाने के लिए अगर 15 गुणे 30 का जो है अगर आपको झोपड़ी बनानी है तो लगभग जो है आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें 3 से 4 रैक्स बनाइए। रैक की लंबाई जो है आप 15 गुणे 30 में रैक की लंबाई मान के चलिए आपका जो है 8 से 10 फीट आपकी लंबाई रहेगी और चौड़ाई जो है लगभग 4 फीट रहेगी और ऊंचाई 2.5 फीट। इसके अनुसार अगर रैक्स आप 3 से 4 रैक्स बना दीजिए ताकि जो है आराम से जो है मशरूम तोड़ सकें, स्प्रे कर सकें पानी का और हार्वेस्ट कर सकें। देखिए अगर आप 15 गुणे 30 की अगर झोपड़ी बनाते हैं तो गांव के हिसाब से मैक्सिमम आपकी जो लागत आएगी वो 30 से 35 हज़ार आएगी, इससे अधिक नहीं आएगी। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। अधिक उपज हेतु SWI तकनीक से लगी गेहूं की फसल में जरूरी कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के बहुत सारे किसानों ने गेहूं की बुआई SWI तकनीकी से की है, लेकिन किसान भाइयों, इस तकनीकी से बोनी कर देने मात्र से ही आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, बल्कि फसल की बढ़वार अवस्था के अनुसार इसका उचित प्रबंधन भी करना जरूरी होता है। तो कैसे करें SWI तकनीक से लगी गेहूं की फसल का प्रबंधन, इसके बारे में जानते हैं अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर UC पांडे से। SWI सिस्टम ऑफ हीट इंटेंसिफिकेशन अर्थात गेहूं में सघनीकरण पद्धति। इस पद्धति से बुआई करने पर पौधे से पौधा एवं लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं, जिससे वायु, प्रकाश एवं मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों में समान रूप से होती है। सामान्य पद्धति की अपेक्षा इस पद्धति से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक मिलती है। गेहूं की फसल में सिंचाई
मिट्टी के प्रकार तथा फसल की जलमांग के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप सही समय पर फसल में सिंचाई नहीं करेंगे तो गेहूं की फसल कमजोर हो जाएगी और आपको गेहूं का कम उत्पादन प्राप्त होगा। इसलिए फसल की क्रांतिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। प्रथम सिंचाई, इस पद्धति से बुआई करने पर प्रथम सिंचाई 15 से 18 दिनों पे करनी चाहिए। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सिंचाइयों पर में 20 दिन का अंतराल रखते हैं। नत्रजन का उपरिवेशन, बुआई के बाद शेष बची हुई मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रथम सिंचाई एवं द्वितीय सिंचाई के समय अवश्य डालें। खरपतवार नियंत्रण, इस पद्धति में कोनी वीडर नामक यंत्र से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, जो खरपतवार को जड़ से काटकर मिट्टी में दबा देती है, जिससे खरपतवार सड़ गलकर मृदा को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं और पौधों का विकास अच्छा होता है। यदि मजदूरों की समस्या हो और फसल में चौड़ी व सकरी पत्ती वाले दोनों खरपतवार उग रहे हों, तो खड़ी फसल में मेटसल्फ्यूरान दवा 4 ग्राम सक्रिय तत्व को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए, जिससे इन खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। रोग प्रबंधन हेतु किसान इसमें कुछ विभिन्न तरह के रोग लगते हैं। पण गेरुआ, तने का गेरुआ, चित्तीदार गेरुआ एवं करनाल बंट। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में इन रोगों का प्रकोप होने पर पौधों की बढ़वार बाधित होती है और गेहूं की फसल कमजोर हो जाती है, जिसके कारण गेहूं की उपज में भारी कमी होती है। इसलिए गेहूं की अच्छी उपज के लिए फसल को रोगों से मुक्त रखना जरूरी है। इस सभी रोगों का नियंत्रण जो है एक ही दवा से करते हैं। वो टिल्ट नामक दवा 0.1% 25 सीसी का छिड़काव आवश्यकता अनुसार फसल पे करते हैं। कीट नियंत्रण, रबी की फसलों में चूहों का प्रकोप अधिक होता है, जिसके नियंत्रण के लिए 1 हिस्सा जिंक फास्फाइड, 50 हिस्सा गेहूं का आटा, तेल व गुड़ में मिश्रण की गोलियां बनाकर बिलों में डाल देते हैं और समय समय पर फसल का निरीक्षण करते रहते हैं। दोबारा चूहों का प्रकोप होने पर फिर इसी पद्धति से चूहों का नियंत्रण करते हैं। दीमक, गेहूं की फसल में दीमक नामक कीट का प्रकोप होता है, जो कि गेहूं के पौधों की जड़ तथा तनों को काटकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फसल सूखने लगती है। दीमक का प्रकोप फसल पर दिखते ही 450 ml क्लोरोपाइरीफास 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर खेत में छिड़काव करते हैं और हल्की सिंचाई कर देते हैं। माइट, पौधों की निचली पत्तियों पर माइट का प्रकोप देखने को मिलता है। माइट पत्तियों का रस चूसकर उनको पीला कर देती हैं और पत्तियां सूख जाती हैं। माइट का नियंत्रण करने के लिए 2 मिलीलीटर फास्फेमिडान 1 लीटर पानी में डालकर इसका नियंत्रण करते हैं। जिंक की कमी भी गेहूं की फसल में दिखाई देती है। मृदा में जिंक की कमी होने पर गेहूं की फसल गेरुए रंग की हो जाती है और ये पौधे मृदा से पोषक तत्व और जल का समुचित मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी नहीं होती है। जिंक की कमी दूर करने के लिए गेहूं की फसल में 2.5 किलोग्राम जिंक फास्फेट, 1.25 किलो बुझा हुआ चूना, 12.5 किलो यूरिया मिलाकर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करते हैं, जिससे जिंक की कमी दूर हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला समस्तीपुर के कृषक अभय रंजन ने। यह नींबू के बाग में लगने वाले कीट एवं रोगों के समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अभय रंजन जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये देखा गया है कि नींबू में प्रमुख रूप से आपका कैंकर रोग का प्रकोप होता है। तो यदि इस कैंकर रोग का यदि नींबू में प्रकोप होता है तो इस परिस्थिति में आप बोडोपेस्ट और इसका प्रयोग विशेष रूप से उस समय करें जब आपके फल उतर जाएं और फल उतरने के पश्चात जो सूखी
और रोगग्रस्त टहनियाँ हैं उनको काट दें और उसके पश्चात उस जगह पर बोडो पेस्ट लगा दें, तो इसके रोग का जो प्रकोप है उसको कम कर सकते हैं या इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जहाँ तक इनकी कीटों का प्रकोप का प्रश्न है, तो इसमें विशेष रूप से ऐसा देखा गया है कि सिट्रस साइला और आपकी बटरफ्लाई जो तितली होती है उसका, और मॉथ और कुछ एफिड या जिसको माहू कहते हैं, इसका प्रकोप होता है। इसमें से कुछ जो कीट हैं वो कुछ रोगों के वाहक हैं, जैसे ग्रीनिंग है, स्टेस्टेजा है, ये कुछ बीमारियों के वाहक हैं। तो इसलिए किसान भाई इन कीटों का प्रकोप यदि आपके उद्यान पे होता है, तो यदि समय पर इसका यदि आप नियंत्रण करते हैं तो कीटों से भी बचाव होगा और आपका बीमारियों का वाहक होता है तो बीमारियों से भी आप निजात पा सकते हैं। तो यदि एफिड है या माहू है, यदि माहू का प्रकोप होता है तो आप विशेष रूप से जो प्रभावित टहनी है उनको काटकर अलग कर दें, और कुछ महत्वपूर्ण देह कीटनाशी हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामाप्रिड है, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। और लेकिन यदि हम ऑर्गेनिक की बात करें या जैविक खेती की बात करें या जैविक फल की बात करें, तो 8 से लेकर 10 ml या मिलीलीटर आपको नीम का तेल का यदि स्प्रे करते हैं तो भी इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। इसके अलावा सिट्रस साइला है, इसका भी यदि प्रकोप होता है तो आप जो हमने आपको दवाइयाँ बताई हैं, तो विशेष रूप से उन दवाइयों का यदि प्रयोग करते हैं तो अपन निजात पा सकते हैं। जहाँ तक कैटरपिलर है या इल्ली है, इसका प्रकोप होता है तो आपको संपर्क कीटनाशी, विशेष रूप से आपको बताया प्रोफेनोफॉस है, वो सबसे उपयुक्त कीटनाशी है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको जो काटने वाली इल्लियाँ हैं उनसे निजात मिल सकती है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार हेतु मक्का आलू की अंतर्वर्तीय फसल में समसामयिक कार्य। जाड़े के मौसम में बकरियों की उचित देखरेख और प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।